टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के अपने टॉप 30 क्वेश्चन, जो आपकी सभी टीचिंग एग्जाम लाइक आपके आने वाले सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, TSSB, अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो बच्चों का हमें क्रिएटिविटेशन यानी कि उनकी क्रिएटिविटी जाननी है और उसके विकास के लिए क्या चीज़ जो है इसमें सहायक नहीं होगी। ऑप्शन ए है खेल, बी है भाषण, सी है कहानी लेखन और डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यदि हम उनकी सृजनात्मकता का विकास कर रहे हैं तो इसके लिए निर्माण संबंधी क्रियाएं आवश्यक नहीं होंगी, जबकि खेल है, भाषण है, कहानी है, ये सभी क्रियाएं आपकी आवश्यक होंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास के लिए। ऑप्शन ए व्यवसायी स्कूल के विकास के लिए, बी है पब्लिक स्कूल विकास के लिए, सी है किंडरगार्टन स्कूल विकास के लिए, डी है लैटिन स्कूल विकास के लिए। तो फ्रोवेल की बात की जाए तो फ्रोवेल ने जिस शिक्षा पर जोर दिया था उसे कहते हैं किंडरगार्टन यानी कि बालकों का बगीचा। क्या कहते हैं? बालकों का बगीचा या उद्यान। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो किंडरगार्टन प्रणाली बताई गई थी फ्रोवेल जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है निबंध लिखना, बी है भाषण देना, सी है प्रमेय सिद्ध करना और डी है चित्र को रंगना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि संश्लेषण का एक उदाहरण है प्रमेय को सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन सी है पैर से सिर की ओर, डी है पैर से सिर की तथा शरीर से मध्य से बाहर की ओर। तो देखिए पैर से सिर की तरफ तो विकास कभी भी होता ही नहीं है। क्या बच्चा पैदा होते ही पहले चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उसके बाद सर उठाना सीखता है? तो ऐसा तो नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ए और बी ऑप्शन को कि सिर से पैर की तरफ, ये बात तो दोनों में कॉमन है जो कि सही है। आगे कहा गया है शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तो देखिए शरीर का जो विकास है वो क्या पहले उंगलियों का होता है, उसके बाद हथेली का होता है, उसके बाद हाथ की कलाई का होता है, उसके बाद आपके जो है भुजाओं का होता है और फिर छाती का होता है। तो ये क्रम आपका उल्टा है। जबकि विकास होता कैसे है? सबसे पहले बच्चे का कंट्रोल उसकी भुजाओं पर आता है, कंधे पर आता है, देन उसका जो कंट्रोल है वो कलाई पर, और धीरे धीरे वो चीज़ों को दोनों हाथों से पकड़ता है क्योंकि वह एक हाथ से नहीं पकड़ पाता। फिर उसका एक हाथ पर और धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को वो उंगलियों से उठाने लगता है। तो कह सकते हैं कि जो उसका विकास है वे सिरस्थ यानी कि सिर से पैर की ओर और मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक का विकास किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम का, बी है वातावरण का, सी है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का या डी है आर्थिक कारकों का। तो जो बालक का विकास है वह डिपेंड करता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रियाओं पर। उसका जैसा वंशानुक्रम होगा वो लक्षण भी उसमें देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यदि उसका वातावरण जिस प्रकार से भी आपको उसमें ढालना है वैसा ही बना दिया जाए तो बच्चा धीरे धीरे उसमें भी ढल जाता है। तो किसी भी बच्चे के विकास के लिए जितना मैटर आनुवंशिकी करती है उतना ही मैटर वातावरण भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। क्योंकि इसमें देखिए शिक्षा के स्थान पर यदि हम क्या करें, परीक्षा के स्थान पर यदि हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करने लगें तो ये अधिक उपयोगी होगा। क्यों होगा? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकेगा, ऑप्शन बी है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकेगा, ऑप्शन सी है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत यदि सतत और व्यापक की आपकी व्याख्या की जाए तो इसके अंतर्गत आ जाता है समस्त प्रकार का मूल्यांकन। बच्चे का सामाजिक और आपका सांस्कृतिक, आर्थिक, इसके साथ साथ मनोसामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक, रुचिकर, ये सभी जो चीज़ें हैं इन सभी का एक मूल्यांकन हो जाता है। वह किस में होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि ये बच्चे के आत्मविश्वास का विकास करेगा? बिल्कुल करेगा। अधिगम को सरल बनाएगा? बिल्कुल। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा? जी हाँ। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा? तो क्या ये सभी ऑप्शन आपको चारों में समाहित नहीं लगते हैं? तो आपका उत्तर आएगा बिल्कुल लगते हैं, क्योंकि यदि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में सिखाने में सहायता मिलेगी तो क्या होगा, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, अधिगम भी सरल लगेगा और उसका बौद्धिक विकास भी अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए हमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है अच्छी लिखावट, बी है लेखन में स्पष्टता, और सी है अक्षर बड़े बड़े लिखना, और डी है अक्षर छोटे। तो ना बड़े लिखने हैं ना छोटे लिखने हैं। स्पष्टता की बात किस में आ जाएगी? तो अच्छी लिखावट में। तो हमें कैसा लिखना चाहिए? अच्छा लिखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आप परीक्षा में एक छात्र देर से आता है तो क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, बी है उसे दंड देंगे, सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, और डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान क्यों नहीं देंगे? क्या वह स्कूल में अपना स्थान नहीं रखता है? बिल्कुल रखता है। प्रत्येक बच्चा स्कूल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दंड क्यों देंगे? पता नहीं क्या कारण हो जिस कारण वह लेट हो जाए, इसमें उसकी गलती पूरी तरीके से नहीं हो सकती। अभिभावक को सूचित करने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि अभी आप तुरंत आपसे पूछा जा रहा है आप क्या करेंगे, अभिभावक को तो आप बाद में सूचित करेंगे, तो आप करेंगे कारण जानने की चेष्टा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जब आप उस चीज़ का कारण जान जाएंगे तो जहाँ तक हो सकेगा आप स्वयं उसे हल करने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं होगा तब जा करके आप अभिभावक से मिलेंगे और उस चीज़ को सूचित करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिया होगी आपकी कारण जानने की चेष्टा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, मतलब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वह पढ़ लिख करके क्या कर सकें? व्यवसाय कर सकें। ऑप्शन बी है आपके सामने सामाजिक जागरूकता, यानी कि समाज के लिए वह तैयार हो सकें। सी है परीक्षा के लिए तैयार हो सकें, आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए हम उन्हें तैयार कर दें, या डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो बात की जाए व्यवहारिक जीवन, और व्यवहारिक जीवन में आ जाएगा आपका समाज, व्यवसाय और किसी भी प्रकार की परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए, ताकि वे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, परीक्षा में ना फंसे। उनके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों के लिए वे पूर्ण रूप से तैयार हों, सजग हों, समाज में भी अपना अनुकूलतम जो है स्थान प्राप्त कर सकें, और अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उचित व्यवसाय भी प्राप्त कर सके। तो शिक्षा का ये सभी उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? यदि एक बच्चे का जो व्यवहार है वह अवांछित है, मतलब जो होना चाहिए सामान्य बच्चे का व्यवहार उससे अलग है, जो नहीं होना चाहिए, ऐसा है, विद्यार्थी को दंड देना है। ऑप्शन बी है अभिभावक के ध्यान में इसे लाना है। ऑप्शन सी है वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना है, या डी है इसकी उपेक्षा करना है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वह क्लास में अक्सर कर क्या करता है कि जब भी आप पढ़ाते हैं तो वह अपनी पेंसिल को लेकर के मुंह में डाल लेता है, तो ये भी एक प्रकार का अवांछित व्यवहार ही कहलाएगा। या वह लगातार अपने पैरों को हिलाता रहता है, या किसी लड़के की बार बार बुदबुदाने की, कह सकते हैं बार बार एक ही शब्द को दोहराने की आदत है। तो इस प्रकार के अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसका उपचार का प्रबंधन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ऑप्शन ए है पद्धति असफल है, बी है शिक्षक असफल है, सी है पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, और डी है यह व्यक्तिक असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो ऐसा समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है। इसका जो आंसर है वह मुझे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिल रहा है। कहीं पर इसका जो आंसर है वह मिल रहा है कि पद्धति असफल है, यानी कि पूरी शिक्षा पद्धति क्या है? असफल है। और कहीं पर यानी कि अगर इसी सेट की बात की जाए तो इसमें इसका उत्तर दिया जा रहा है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इसका अर्थ है कि वह स्वयं ही व्यक्तिगत असफलता का कारण है। तो अब इसका जो राइट आंसर है वह आप मुझे भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक भी इसे सर्च किया है मुझे अलग अलग बुक में इसका अलग अलग ही आंसर देखने को मिल रहा है। तो आप दोनों ही चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति होना, बी है ईमानदारी, सी है सहभागिता, और डी है आज्ञाकारिता। तो एक विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह होती है आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित
एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? वह ऐसा प्रश्न पूछता है जो कि आपके विषय से संबंधित नहीं है। मान लीजिए आप विज्ञान के अंतर्गत उसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जैसे आप पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा रहे हैं, और उसी समय बालक क्या करता है कि आपसे पूछ लेता है कि आप मुझे बताइए सर कि जो अकबर थे उनके समय में चीज़ें कैसे कैसे होती थी, अकबर कौन थे? तो वह क्या हो गया, आपके विषय से असंबंधित, विषय से संबंधित नहीं है। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसके अंदर जिज्ञासा आई है और उसे प्रश्न का उत्तर भी चाहिए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन है, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। बी है, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। सी है, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। डी है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसे कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पहले के सेट में एक हमने प्रश्न सॉल्व किया था, वह था कि यदि कोई बच्चा आपसे कक्षा के दौरान कोई प्रश्न करता है तो आप उसकी समस्या कब हल करेंगे? तुरंत, बाद में, या बच्चे को जब फुर्सत होगी तब, या जब आपको फुर्सत होगी तब। वहाँ पर आपका उत्तर था कि तुरंत हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बच्चे ने पूछा है वह विषय से संबंधित नहीं है। अगर हम उसका उत्तर अभी देने लगेंगे तो जो अन्य छात्र हैं बैठ करके उस विषय में रुचि ले रहे हैं उनका भी ध्यान भंग हो जाएगा। तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि उस बालक की समस्या को कक्षा के बाद में जो है हल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे अन्य छात्र भी अपने विषय में रुचि ले पाएंगे और उस व्यक्तिगत बालक की भी समस्या को सुलझाया जा सकेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक जो बालक है 12 वर्ष की आयु का, उसके अंदर सबसे अधिक क्या होगा? ऑप्शन ए है, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई होगी। बी है, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता होगी। ऑप्शन सी है, अब और यहाँ में उसकी रुचियाँ जो है वह सीमित करना, मतलब कि अभी अब क्या हो रहा है, अब या यहाँ क्या होगा, इन सब चीज़ों में उसका जो दिमाग है, उसकी रुचि है, उसको सीमित करता है इस 12 वर्ष की आयु का जो बच्चा है। ऑप्शन डी है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 वर्ष का जो बच्चा है वह आपका बाल्यावस्था के ही अंतर्गत आएगा। और ऐसे में जो सबसे अधिक जो चीज़ देखी जाती है वह देखी जाती है अपने ही आयु वर्ग के बच्चे के साथ उसका क्या होना, अनुमोदन होना, कि मेरी बात को अन्य बच्चे क्या करें, स्वीकार करें और मुझे ही बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ध्यान दें मेरी बात पर और मुझे ही आगे करें, मेरी ही बात को माने। ऐसा क्या होता है, समकक्षी का अनुमोदन जो है मिलने के लिए वह बहुत ज़्यादा प्रेरित रहता है, बेचैनी में रहता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थी भाग भी जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? ऑप्शन ए, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होता है। बी है, विद्यार्थी के अध्ययन में रुचि का अभाव होता है। सी है, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, हम दंड नहीं देते हैं इसलिए भाग जाते हैं। जी नहीं, उनका अध्ययन में रुचि नहीं है इसलिए भाग जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर अध्ययन में रुचि नहीं है तो दोस्तों में तो रुचि होगी, तब तो वो बैठ सकते हैं कम से कम। कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कोई कक्षा में तो रुचि होगी उनकी, अगर हिंदी में नहीं है तो गणित में होगी, गणित में नहीं है तो विज्ञान में होगी, विज्ञान में भी नहीं तो अंग्रेजी में तो होगी। ऑप्शन डी है, समस्या के प्रति शिक्षक के निर्दय अभिवृत्ति से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का जो कारण है वह है समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दय अभिवृत्ति से। यानी कि बालक की जो भी समस्या है उसके प्रति शिक्षक कैसा है, निर्दयी है, मतलब बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं रहा है। तो ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, वो वहाँ से भागना ही उचित समझेंगे कि जब मेरे ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, मेरी समस्या को सुन ही नहीं रहा है, तो मैं यहाँ रह करके क्या करूँगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए है, अपने शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएंगे। बी है, शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेंगे, श्रम क्या है जानिए सुनिए। अरे नहीं, तो सुन के थोड़ी ना करने लगेंगे, आप अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं तो आप बार बार पढ़ा के दिखाएंगे उनको। ऑप्शन सी है, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण। हम उदाहरण खूब दे रहे हैं कि देखो कैसे कैसे जो है लोगों ने पहाड़ पर रास्ता बना ली, चंद्रमा पर पहुँच गए, खूब श्रम बताया। अब क्या बच्चे भी पहुँचने लगेंगे? भाई वो तुरंत तो नहीं पहुँचने लगेंगे। ऐसे के लिए हमें क्या है, हमें सबसे बेहतर होगा कि उन्हें समय समय पर कुछ देरी के लिए या कुछ समय के अंतराल में उन्हें खुद स्वयं से श्रम करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो
जो बाल विकास की परिभाषा है उसका अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों में तुलना करेगा। ऑप्शन डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो बाल विकास है उसका अर्थ यही होता है, उसकी परिभाषा यही होती है कि वह किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा अन्य जो दूसरे उसके सामर्थ्य हैं उन सभी का कैसे क्रम से विकास हो रहा है, इन चीज़ के लिए उत्तरदायी होगा, इसके बारे में बताएगा। ये आ जाएगा आपका बाल विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के अनुशासित बनने में सहायता करता है। बी है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी है बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। या डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो हमने बाल मनोविज्ञान पढ़ रखा है, उससे क्या बच्चे अनुशासन में रहेंगे? जी नहीं। परिणाम अच्छा आएगा परीक्षा में? जी नहीं। हम बच्चों को अभिप्रेरित कर पाएंगे? जी नहीं। हम ये सब कुछ कर पाएंगे यदि हमें बच्चे के व्यवहार को समझने में सहायता मिलेगी। तो जो प्राथमिक शिक्षक है वह बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए करता है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह बच्चे के व्यवहार को समझ पाने में उसकी मदद करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। जो मानवीय मूल्य हैं प्रकृति में सभी जगह हैं, उनके विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है मतारोपण, बी है आंगीकरण, सी है अनुकरण और डी है अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसे कहेंगे अभिव्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान की, बिल्कुल होनी चाहिए। बी है बच्चों की समझने की प्रवृत्ति की, ये भी। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, जी हाँ, विद्यार्थियों का विषय वस्तु के प्रति क्या मत है, उनकी क्या रुचि है, बालकों का मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में ये सभी हम चीज़ें जान पाएंगे जब हम करेंगे क्या, एक अच्छे शिक्षक के बारे में जो है चीज़ें जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? प्रश्न है कि किस आयु वर्ग में जो बच्चे हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, या कह सकते हैं अपने समूह के नेता बन जाते हैं, दल के नेता बन जाते हैं, ऐसा किस अवस्था में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था में, बी है वयस्कावस्था में, सी है प्राक बाल्यावस्था में या डी है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वह अपने समूह या दल के नेता बन जाते हैं या सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर आपका सही ये भी हो सकता था, यदि प्राक की जगह दिया जाता उत्तर बाल्यावस्था, क्या हो जाता? उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। यदि आपको ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था मिलेगा तो किशोरावस्था नहीं मिलेगा, और यदि आपको किशोरावस्था मिलेगा तो इसी ऑप्शंस की तरह इसमें उत्तर बाल्यावस्था नहीं दिया गया था। तो इस प्रश्न के दो उत्तर सही हैं, आप अपने ऑप्शन के अनुसार इसे सही कीजिएगा। बालक अपने समकक्षी वर्ग का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है? तो किशोरावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्रहणता को बढ़ाने की एक तकनीक ही है। बी है जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म की योजना बनाना है। सी है मन का चित्र खींचना है। या डी है मन के कार्य का अन्वेषण करना है। तो मनोचित्रण का तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे मन में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसका चित्रण कर देना, मीन्स उसकी खोज कर देना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मनोचित्रण का संबंध है मन के कार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट प्रश्न है बालक की शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि, बालिका की शिक्षा को महत्व देना क्यों उचित है? ऑप्शन ए है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, मतलब बालिकाएं ज़्यादा होशियार होती हैं तो इसीलिए इन्हें पढ़ाना चाहिए। जी नहीं, बालक और बालिकाओं से कोई मतलब नहीं है। लिंग या जेंडर कभी भी आपका बुद्धिमत्ता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ऑप्शन बी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्या में होती हैं, ऐसा भी नहीं है, अल्पसंख्या में है तो इन्हें पढ़ाएं, जो ज़्यादा संख्या में उन्हें अनपढ़ रखें। ऑप्शन सी है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया जाता था, मतलब अतीत में इनकी दुर्दशा हुई है तो अब इन्हें क्या करना है, खूब पढ़ाना है, खूब अच्छे से रखना है। और लड़कों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया तो उन्हें अब क्या करना है, उन्हें प्रताड़ित करना है। इसका तो अर्थ यही निकलता है। तो ऐसा तो नहीं है, अतीत में जो हुआ है उसके आधार पर हमें आज निर्णय नहीं लेना है। ऑप्शन डी है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो जी हाँ, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। केवल पुरुष जो है यहाँ पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो बालिकाएं होती हैं वह विशेष रूप से इस चीज़ के लिए आगे बढ़ पाती हैं।
देखिए, आपको किसी भी सामाजिक जो चीज़ें हैं या सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कौन आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, कौन उनमें परिवर्तन ला रहा है, तो बालिकाएँ। क्योंकि एक बालिका क्या होती है, एक बालिका पूर्व में एक जो है बेटी होती है, और यही बेटी अपने घर परिवार से जो कुछ की सीख करके जाती है, वह अपने नए परिवार में उस चीज़ को फॉलो करने लगती है, और वही चीज़ क्या बन जाती है, धीरे धीरे पद्धति और रिवाज बन जाती है। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई लड़का सीख करके दूसरी जगह जा करके उसे फॉलो करता है। तो किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी होती है वह होती हैं बालिकाएँ, जिनमें जो है पुरुष का क्या होता है, समर्थन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से, बी है प्रसव अवस्था से, सी है शैशवावस्था से, डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो बालक का जब जन्म होता है क्या तभी उसका विकास होता है? जी नहीं, बालक का विकास उसी दिन से होना प्रारंभ हो जाता है जिस दिन से गर्भावस्था में वह जायगोट का रूप ले लेता है, यानी कि एक जो है बीजांडु या अंडाणु का रूप ले लेता है, उसी दिन से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। द राइट आंसर, विकास जो है वह प्रसवपूर्ण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? सभी प्रकार के पशुओं के बारे में रुचि रखना, पक्षियों के बारे में रुचि रखना, खनिज, पौधे, पदार्थ यानी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जो रुचि रखते हैं, उन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है तार्किक गणितीय विधि में, ऑप्शन बी है प्राकृतिक विधि में, सी है भाषिक बुद्धि में, और डी है स्थानिक बुद्धि में। स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आपके आर्किटेक्चर आते हैं, जिसके अंतर्गत जो आपके नक्शे वगैरह बनाते हैं। भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आपके नेता हैं या आपके कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं। और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो प्रकृति की चीज़ों में स्नेह रखते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विधि है, बी है मनोगतिक बुद्धि है, सी है मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या डी है भावात्मक व्यवहार है। तो चिंतन को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? चिंतन को हम रखते हैं संज्ञानात्मक विधि के अंतर्गत। हमारे संज्ञान में जब कोई चीज़ होती है, हमारी याद में कोई चीज़ होती है, उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कि पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे ने जो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, मतलब मैंने कोई भी चीज़ जो सीखी है पूर्व में, उसको मैंने क्या किया है, संशोधित कर दिया है। जैसे एक कौवे और कोयल में पहले मैं फ़र्क नहीं जानती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से एक दिन कोयल और कौवे की आवाज़ को सुन करके मैंने उस चीज़ में क्या किया, संशोधन कर लिया। तो इस प्रक्रिया को उनके अनुसार क्या कहते हैं, पियाजे के अनुसार? ऑप्शन ए प्रत्यक्षण कहते हैं, बी है समायोजन कहते हैं, सी है समावेशन कहते हैं, या डी है स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि किसी पूर्व जानकारी में संशोधन कर लेना ही कहलाता है पियाजे के अनुसार समावेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना एक्स के लिए है, ये सभी चीज़ें किस लिए की जाती हैं? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, बी है विभिन्न व्यवसायों के लिए, सी है विद्यालय के नाम रोशन करने के लिए, डी है अभिभावकों से संतुष्ट करने के लिए। हम अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए क्यों नृत्य कराएंगे, क्यों संगीत कराएंगे? हम अभिभावक को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा उसके बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सी है विद्यालय का नाम रोशन होगा, तो नाम रोशन करने के लिए ही सिर्फ विद्यालय में प्रदर्शनियाँ नहीं लगवाई जाती हैं। अगला ऑप्शन है आपके विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो विद्यार्थी नृत्य करके, संगीत में रुचि लेके, विज्ञान कला में बार बार प्रस्तुति दे करके अपने व्यवसाय में रुचि वो हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वे उसके बारे में सामान्य जानकारी भले ही ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित अलग जो है तरीके से होना पड़ेगा, अलग विद्यालय में होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि विज्ञान कला प्रदर्शनी हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य प्रस्तुतियाँ हो, पत्रिका निकालना, ये सभी चीज़ें शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग का उपलब्ध कराती है। इससे विद्यार्थी का क्या होता है, सृजनात्मक विकास होता है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी जो सृजन क्षमता है वह विकसित हो पाती है। देन आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें आ जाती है आपकी
परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। और इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी आलोचना थी वह यह थी कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वह सिर्फ और सिर्फ बालकों पर किया था। किस पर किया था? बालकों पर। और सिद्धांत जो था वह कुछ इस प्रकार था कि आपके सामने एक समस्या रखी जाएगी, जैसे हिंज की पत्नी को हुआ था कैंसर, और जो डॉक्टर था जिसने ये दवाई बनाई थी कैंसर की, उसने मात्र एक ही बार पूरे जीवन भर प्रयास करके वह दवाई बना पाई थी, जो कि बहुत महंगी थी, हिंज खरीद नहीं सकता था। तो हिंज ने क्या किया कि वह दवाई चुरा ली। अब बच्चों के सामने प्रश्न आने पर कुछ बच्चों का उत्तर होता है कि चोरी करना गलत है, हिंज को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ बच्चों का उत्तर आता है कि उसे अपनी पत्नी की जान बचाना जरूरी था, क्योंकि जान दोबारा नहीं लाई जा सकती है, इसलिए दवाई चुराना सही था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डाल करके उन्होंने बच्चे की नैतिक जो चिंतन है उसके बारे में हल करना चाहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सही और गलत निर्णयों के बीच में जो शामिल चिंतन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नैतिक तर्कणा। बच्चे किस प्रकार से या हम किसी भी समस्या का हल किस प्रकार से कर पाते हैं? जब हम चिंतन करते हैं, और चिंतन करते हैं सही गलत के बीच में, और उसमें लगाते हैं अपना तर्क कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए, कारण क्या है। तो कारण हो जाएगा यहाँ पर तर्कणा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपके टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो बाल विकास मनोविज्ञान की जो श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।